एक इंसान को चावल के कंटेनर में गोलियों से मार दिया गया और वो जो चावल जो खून से भरे हुए चावल थे उसी की पत्नी को खाने के लिए दिए जाते हैं। मतलब एक औरत से तुमने उसका सुहाग छीन लिया और उसके बाद उसी को तुम वो चावल खून से भरे हुए चावल खाने को दे रहे हो। ये कहाँ की आज़ादी है। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स मूवी के आखिरी में हुई हत्या ने सभी की आंखों को नम कर दिया, जिसमें शारदा पंडित को बेरहमी से आड़ा मशीन में 2 टुकड़ों में काट दिया गया। दरअसल दोस्तों, फिल्म में आधी सच्चाई को दिखाया गया है। अगर फिल्म में पूरी सच्चाई को दिखाया जाता तो शायद ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होती। उनके साथ इससे भी बड़ी और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, शारदा पंडित जिसका किरदार बासा सुम्बली ने निभाया है, वो रियल लाइफ गिरजा टिक्कू के ऊपर बेस्ड है। आइए आपको गिरजा टिक्कू की पूरी कहानी बताते हैं। गिरजा टिक्कू, जो उस समय बारामूला जिले के अरिगाम गांव की रहने वाली थी, वह एक स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करती थी। ये घटना है 11 जून 1990 की, जब वह स्कूल में अपनी सैलरी लेने गई। सैलरी लेने के बाद उसी गांव में अपनी एक मुस्लिम सहकर्मी के घर उससे मिलने चली गई। आतंकी उस पर नजर रखे हुए थे। गिरजा को उसी के घर से किडनैप कर लिया गया। गाँव के लोगों की आंखों के सामने ये अपहरण हुआ। किसी ने आतंकियों को रोकने का साहस नहीं किया। आतंकियों ने गिरजा के अपहरण के बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसे तरह तरह की यातनाएं दी गई। इतने से भी आतंकियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने गिरजा को बिजली से चलने वाले बड़े आरे पर रखकर बीच से ही काट दिया। आतंकियों का साफ संदेश था कि जम्मू कश्मीर में केवल निजाम मुस्तफा को मारने वाले लोग ही रह सकते हैं। कि इसमें आज़ादी के लिए कंपेयर किया गया था मिलिटेंसी को भगत सिंह से। भगत सिंह ने आज फांसी खाई थी। फांसी उन्होंने फांसी चूमा था उस फंदे को, ताकि मेरे बाद और भगत सिंह पैदा होगा हर हर घर में जब उसको ये स्टोरी पता लगेगी। ठीक है, तो उन्होंने किसी के साथ गलत काम नहीं किया था, किसी लेडीज़ के साथ गलत काम नहीं किया था, किसी निर्दोष को नहीं मारा था। और उन्होंने ये हरकत तो बिल्कुल नहीं की थी कि किसी को मार के और उसके मतलब उसी की पत्नी को वो खून से भरे हुए चावल खिलाए जाए। मतलब इतनी, और छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है। मैं एक्चुअली में राइड करके आया था, मैंने एक्टिवा से ही राइड की थी लद्दाख की। तो मैं श्रीनगर गया था। वहाँ पे जो हमने देखा, बहुत वहाँ पे लोग अच्छे मिले हमें, जो हमें पर्सनली मिले बहुत अच्छे मिले। और वहाँ पे बहुत उन्होंने वार्म वेलकम किया है हमारा, बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने वीडियो में भी वही कहा है कि अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना बनता है। तो श्रीवास्तव बिट्टा से पूछते हैं कि तुमने कितने लोगों को मारा है, जिसके जवाब में बिट्टा कहता है 20-25। अगर उसे अपने सगे भाई या माँ को मारने के लिए कहा जाता तो वो क्या करता? जवाब में बिट्टा कहता है हाँ, मार देता। आप में से बहुत से लोगों ने बिट्टा के इस रियल इंटरव्यू को इंटरनेट पर देख भी लिया होगा। बिट्टा ने इस इंटरव्यू में कबूल किया है कि उसने कैसे 22 वर्षीय कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया था। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, कितने लोगों का कत्ल करने वाला बिट्टा, जिसने अपना गुनाह खुद कबूल किया था, आज भी सरेआम आजाद घूम रहा है और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है। आज तक के यूट्यूब चैनल पर आपको बिट्टा का 4 साल पुराना इंटरव्यू भी मिल जाएगा। हालांकि फिल्म के दूसरे कुछ दृश्यों को देखकर ऐसा भी लगेगा कि बिट्टा का किरदार अलगाववादी नेता यासीन मलिक से भी प्रेरित है। कि 22 मार्च 1990 को बीके गंजू नाम के कश्मीरी पंडित के घर में आतंकी उनके पड़ोसी की मदद से घुस गए और इस बात का पता चलते ही कि बीके गंजू चावल के कंटेनर में छुपे हैं, आतंकियों ने उन्हें उसी कंटेनर में मार दिया और खून से सने चावल जबरन उनकी पत्नी को खिलाया। कि कश्मीरी हिंदुओं ने 32 साल पहले से ही आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सरकार से बहुत गुहार लगाई थी। आप इस नजरिए से मत देखिए कि कश्मीर में हिंदू मरा है मुस्लिम, वहाँ पर तो इंसानियत की सरेआम हत्या हुई और इस नरसंहार के वो सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने चुपचाप रहकर केवल तमाशा देखा। ध्यान रहे, आतंकवादियों की गोली किसी का मजहब पूछकर नहीं चलती। अभी भी वहाँ पे ऐसे हालात हैं जो कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाया जा रहा है, तो उसमें भी अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि अभी भी वहाँ पे ऐसे हालात हैं कि कभी भी किसी को भी मार दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक हुआ था कहीं पे, आई थिंक कोई वहाँ पे काम करते थे, रेडी लगाते थे, यूपी से थे, पता नहीं ऐसी कुछ था। तो रिसेंटली अभी था कि उसको वहीं पे श्रीनगर में ही आई थिंक गोली से शूट कर दिया गया था। देन उसके बाद एक स्कूल में कोई लेडी टीचर थी, शायद पंजाब से थी, लेडी टीचर पंजाबन ऐसी कुछ, तो उनको कहा था कि जो भी मुस्लिम है वो अलग हो जाए लाइन में और नॉन मुस्लिम अलग हो जाए, और उनको गोली से मार दिया गया था। तो कश्मीर में अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे वो हालात अभी भी सेट नहीं हो पाए हैं। तो एज अ टूरिस्ट जब लोग जाते हैं तो उनको तो कुछ मतलब ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ है। इसलिए कश्मीरी पंडितों को अभी भी वहाँ पे बसाना थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए सरकारें काम नहीं कर रही है। करना चाहिए काम, बट
क्योंकि सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स को आप नौकरी दे सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी बहुत एक मेजर कंसर्न है। जब तक आप उनको सेफ्टी नहीं दोगे तब तक वो, आप चाहे उनको वहाँ पे बंगला दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिसके पास सेफ्टी नहीं है वो वहाँ कश्मीर में एक सोने के महल में भी रह के क्या करेगा। तो अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा पूनम पंडित जी का, मुझे ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज नहीं है, घर में थोड़ा सुना था कि भाई ऐसे कोई लेडीज़ है, किसान आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अभी मैं रैंडमली ऐसी वीडियोस देख रहा था तो उसमें मुझे पता लगा, जो कि कश्मीरी फाइल्स के साथ एक मुद्दा अटैच है। तो जो इन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है कि विवेक अग्निहोत्री जो भी मूवी बनाई है तो इसको मतलब बिजनेस के लिए, तो मेरा कहना यहीं पे यही है कि देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है कि ये इमोशंस है, 90s में हुआ है, उसके बाद हम बॉर्न हुए हैं, हमें इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था, बस सुना था कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ था, बट कभी हमने इसके बारे में संज्ञान नहीं लिया, मतलब जानने की कोशिश तक नहीं की। बट जब ये मूवी देखी तो इस मूवी से हमें बहुत कुछ पता चला, दिल रोया भी। एक्टिंग में अच्छी कर लेता हूँ, अगर मुझे एक्टिंग करनी होती है, आंसू निकालने होते हैं, मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो इमोशंस हैं वो जब आंसू निकलेंगे तभी पता नहीं चलेगा कि वो इमोशंस है। यहाँ पे जब वो लगी है ना बात, अंदर की बात कोई देख नहीं सकता है। तो जो भी उसके बारे में कहा गया कि भाई डायरेक्टर ऐसे वैसे ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं बात करी। तो आप ये देखिए ना, 32 साल से, तो 32 साल हो चुके हैं, किसी ने कोई बात नहीं करी, किसी ने मतलब इतना कुछ लेवल में पता नहीं चला। आज एक डायरेक्टर ने मूवी बनाई है, अब आप कह रहे हो कि वो पैसा कमाने के लिए, अरे भैया फ्री कर दो कह रहे हो, ठीक है, फ्री कैसे कर दें, एक डायरेक्टर ने उस पर पैसा लगाया। मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, जो लोग कह रहे हैं कि इसको फ्री कर दो, सबसे पहले मैं किसी पार्टी के उसमें नहीं हूँ, ठीक है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी, तो हर एक का मैं क्लियर करता रहूँगा एक एक बात। तो सबसे पहले जो कह रहे हैं कि इसको फ्री कर दो, इसको यूट्यूब में डाल दो, जैसे कि केजरीवाल साहब, जिनको मैं बहुत अच्छा मानता था पर्सनली, और उन्होंने भी ये बात बोल दी कि भैया इसको यूट्यूब में डाल दो, सब फ्री में देखेंगे। तो एक काम कीजिए, आप सब पार्टीज़ वाले मिलके सबसे पहले क्या करें कि उस डायरेक्टर जो भी प्रोड्यूसर है जिसने उस पर पैसा लगाया, तो जो उसकी कॉस्टिंग है वो उसको कॉस्टिंग दे दो। उसके बाद उसको बोलो कि भैया अब इसको यूट्यूब में तो फ्री में डाल दे, क्योंकि भैया उसने अपनी जेब से पैसा लगाया है, ठीक है। आप लोग जो नेता है, जितने भी पॉलिटिक्स में आते हैं, ये क्या करने आते हैं जी, हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। और सेवा किसकी करते हैं? जनता की नहीं, किसकी सेवा करते हैं? अपने अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, ठीक है। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप सब पैसे मिलाओ, पैसे मिला के जो उनकी कॉस्टिंग है और थोड़ा बहुत जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है उसका उनको दे दो, और उसके बाद उनको बोलो, तब आप अच्छे लोगों को ये बोलते हुए कि इसको फ्री कर दो। तो ये कहना आसान है, ठीक है ना। तो आप चाहते क्या हो? आप ये चाहते हो कि जो हमारा इतिहास है वो लोगों के सामने ना आए। आप ये चाहते हो कि कोई भी डायरेक्टर ऐसी टॉपिक्स में फिल्म्स ना बनाए, क्योंकि उसे पता है बाद में तो लोग कहेंगे भैया इसको फ्री कर दो, ठीक है। तो डायरेक्टर पैसा कहाँ से लगाएगा? करोड़ों रुपए मूवी बनने में लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है। अगर उसकी सोच बिजनेस की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर उनकी सोच बिजनेस करने की है तो होने दो, बिजनेस की होने दो सोच, लेकिन मेन पार्ट ये है कि लोगों को जो उसका पता लगा है, जो सच्चाई पता लगी है, रियलिटी पता लगी है, वो इस चीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट है कि लोगों को पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो वो चीज़ को देखो, आप ये मत देखो टैक्स फ्री कर रहे हैं, वो अच्छी बात है टैक्स फ्री करना, बट आप कह रहे हो यूट्यूब में फ्री कर दो, तो एक ही ऑप्शन है, सब मिलके पैसा दे दो और उसके बाद बोलो कि इसको यूट्यूब में आप फ्री कर दो आप, ठीक है। उसके बाद आप जो इतनी बात बोल रहे हो कि जो बीजेपी के लिए बोल रहे हो कि बीजेपी मतलब वीपी सिंह की गठबंधन की सरकार थी, तो ये देखो कि मैं मतलब उसमें घुस गया था, मैं देख रहा था सारा कुछ, मैंने सारी वीडियोस देखी है, जो भी इंटरव्यूज़ थे, मिलिटेंट्स के इंटरव्यूज़ थे, उस टाइम क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था, सब कुछ देखा मैंने। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को वायरल करो, शेयर करो, नहीं, वहाँ तक पहुँचनी भी नहीं चाहिए, बट ये है कि जितने लोग, जो लोगों के मन में ये चीज़ चल रही है, वो अगर थोड़े बहुत लोग इस वीडियोस को देख के समझ सकें तो वो समझ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि वीपी सिंह की गठबंधन की सरकार थी ये वो, उसके बाद जो एक रुपया से क्या था, वो जो होम मिनिस्टर साहब की बेटी थी उसको किडनैप कर लिया था, उसके बाद टेररिस्ट छोड़े और वो बड़े बड़े आतंकवादी बने, जो भी था। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो एक वो जो धांधली हुई थी इलेक्शन में 87 आई थिंक 87 में जो इलेक्शन हुए थे, और उसमें जो क्लियर था कि जो MUF था, जो सब गठबंधन सारी जो ये आज़ाद कश्मीर वाले थे या जो भी था जो कश्मीर के हित में थे, तो वो जब एक साथ मिलकर सरकार बनाने के हित में आए थे और 80% वोटिंग हुई थी, तो 80% से ही क्लियर हो रहा था कि अगर वोटिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो मुस्लिम लोगों की थी,
तो वहाँ पे कह रहे हैं कि धांधली हुई थी, सारी जगह पे ये आ रहा है कि धांधली हुई थी। उसके बाद मिलिटेंट्स बने, वो जो लीडर्स थे जो हारे थे, जिनको हराया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे धांधली हुई, जो भी हुआ। उस टाइम पे कांग्रेस थी, कांग्रेस ने मिला के जो सरकारें बनाई थी वहाँ पे, तो कांग्रेस की भी इन्वॉल्वमेंट रही है इन चीज़ों में। ये सिर्फ ये 90 का नहीं है, ये अर्ली 90 से पहले चलता आ रहा था, उससे पहले भी हुआ था एक्सोडस। लेकिन 90 जो मेन एक कहा जाता है, वो डेट का ये कही जाती है, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी तादाद में हुआ था। देन उसके बाद तो इसमें बीजेपी की भी गलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है गलती, ठीक है। 32 साल हो गए हैं, बट उसमें बीजेपी का जो मैं एक सबसे बेस्ट पॉइंट मानता हूँ मोदी जी का, वो ये मानता हूँ कि जो उन्होंने 370 हटाया है, जो आज तक नहीं हटा था। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस की, क्योंकि पूनम पांडे जी आई थिंक आप कांग्रेस में जा चुके हो, तो आप उसी हित में बात करोगे। आप देश हित जो बोल रहे हो ना कि देश हित, तो ये देश हित वाली बात नहीं थी, क्योंकि आप कांग्रेस का भी पॉइंट उठाना चाहिए था आपको कि इतने टाइम से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? बीजेपी ने तो नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, बट वो तो अभी आई है, कांग्रेस तो पहले की थी। कांग्रेस ने क्या किया? उसने भी कुछ नहीं किया ना, क्या बसाया उन्होंने? तो ऐसा नहीं है, 370 को हटाना बहुत ज़रूरी था। किसने हटाया? बीजेपी ने हटाया। तो मोदी जी को हेड्स ऑफ है 370 के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। मैं आपको बताऊं तो मैं बीजेपी को लाइक नहीं करता हूं, मैं मोदी जी को लाइक नहीं करता हूं, मैं सरेआम बोल रहा हूं पर्सनली, बट फिर भी मैं हेड्स ऑफ करूंगा मोदी जी को, जो उन्होंने 370 हटाया। जो काम अच्छा करता है उसको अच्छा बोलना सीखो, चाहे आप उसको पसंद नहीं करते हो, लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा काम करा है तो उसको अच्छा बोलना सीखो, ठीक है। देन उसके बाद गुजरात दंगे की बात करिए। गुजरात दंगे में किसका नाम था? सबको पता है कि किसका नाम आता है गुजरात दंगों में, ठीक है। वो क्या था? आई डोंट नो। अगर सच्चाई जो भी है उसके ऊपर भी मैं कहूँगा कि भाई ऐसे में भी मूवी बननी चाहिए, सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए। अगर उसमें जिनका भी हाथ था, नाम आना चाहिए सामने, ठीक है। देन उसके बाद जो भी हालात हैं, जो भी ये चलता है, बट एक चीज़ ज़रूर है कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप पूनम पंडित जी ने जो भी कहा है वो सब कुछ गलत है। एक उनका जो पॉइंट था कि पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। बट उन्होंने जो 2-3 पॉइंट बोले हैं एक फ़िल्म को बिजनेस वाला और ये, तो ये करेक्ट कर रहा था कि भाई ऐसा नहीं है, आप एक पार्टी में जा चुके हो तो अब आप उस तरीके से बोल रहे हो, अब आप वो इंडिपेंडेंट वाला नहीं बोल रहे हो, अब आप एक दूसरे माइंडसेट के तरीके से बोल रहे हो। तो ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको एक सच्चाई दिखा रहा है, उस सच्चाई को दिखाने के लिए लोगों को पता चल रहा है, उनके दर्द को पता चल रहा है। हम उनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था, उस दर्द को मैं कह रहा हूँ कि हम देख के, यहाँ पे लोगों ने जिन्होंने भी देखी है मूवी, सबकी आंखों से आंसू आए हैं। 100%, चलो 100 छोड़ो, 99% लोगों की आंखों से आंसू आए हैं, ये गारंटी है। तो आप ये देखो कि जब आपको एक मूवी देख के आंसू आ गए, तो जो उस टाइम पे सिचुएशन में लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, अपने लोगों को मरते हुए देखा है, रेप होते हुए देखा है, तो वो दर्द ना, जो अभी हमें दर्द हो रहा है, इसका 1000 गुना, 1000 टाइम्स दर्द था वो, जो हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम उस दर्द को महसूस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को राजनीति से दूर रखा जाए, वो चीज़ अच्छी है। मैं आम आदमी पार्टी को मैं अच्छा मानता था, बट उन्होंने जो टैक्स फ्री वाला अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोला है, उसके ऊपर बोला है कि भाई इसको यूट्यूब में डाल दो, फ्री डाल दो, ये डाल दो, तो वो एक गलत स्टेटमेंट थी, ठीक है। उसको मैं बिल्कुल ही मतलब बकवास स्टेटमेंट कहूँगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। देन उसके बाद जैसे भगवत मान जी ने जो डिसीज़न लिया, अभी पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई और भगवत मान जी ने डिसीज़न लिया कि जो एमएलएस थे, ये चीज़ अब पता चल रही कि एमएलएस का क्या होता था, जो एक बार एमएलए बन जाता था उसकी पेंशन लगती है, 2 बार एमएलए बन जाएगा तो 2 बार पेंशन लगेगी, 3 बार, मतलब जितनी बार एमएलए बनेगा उतनी बार पेंशन लगेगी। पैसा कहाँ से आ रहा है भैया? पब्लिक का पैसा है, मतलब जितनी बार एमएलए बनेगा उतनी बार पेंशन। ये क्या बात हुई? आप देश की सेवा करने के लिए आ रहे हो, आपको एक सैलरी मिल रही है, आपको एक फ़ौज में बंधा जाता है, जो भी हमारे फौजी भाई जाते हैं बॉर्डर में, सीने में मतलब एकदम ठोक के वहाँ पे खड़े हुए हैं सेफ्टी के लिए, उनको एक सैलरी मिल रही है और वो उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट उनको सैलरी कम मिल रही है। और जो यहाँ पे पॉलिटिशियन है, जो यहाँ पे घूसखोरी कर रहे हैं, काम करते नहीं है, लोगों के पैसे में ऐश कर रहे हैं, और वो लोग
इतनी सैलरियाँ ले रहे हैं और कर क्या रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बस वोट बैंक दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। वोट बैंक और नोट बैंक वही दिख रहा है इनको, और कुछ नहीं दिख रहा है, किसी का दर्द नहीं दिखता है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आई होप कि जो आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझे। गलत को गलत और सही को सही समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को लाइक नहीं करते हो वो चीज़ अलग है, बट अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको समझो और उसको सही बोलना सीखो। अपनी नफ़रत को अलग रख दो, लेकिन उसके जो काम को सही है उसको सही बोलो, तभी लोग आगे आएंगे और अच्छे काम करेंगे। बट आप उसमें भी पॉलिटिक्स खेल दोगे तो फिर कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता है। तो भगवत मान जी ने जो फैसला लिया है कि अब जितने भी एमएलएस थे पंजाब के, उन सब की अब उन्होंने कर दी है कि जो पेंशन होगी, चाहे वो 3 बार, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार जीता है, लेकिन पेंशन उनकी अब सिर्फ 75,000 होगी। तो ये बेस्ट डिसीज़न है। तो आई थिंक ऐसे डिसीज़न मेरे ख्याल से पूनम पंडित जी, आई थिंक आप कांग्रेस में हैं तो आप इस मुद्दे को उठाएं कि भगवत मान जी ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है ये वाला, तो इस मुद्दे को आप कांग्रेस पार्टी में भी उठाएं, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा करने को कहें। फिर देखते हैं कि क्या होता है। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है क्या ऐसा होता है, आप इस मुद्दे को वहाँ पे ज़रूर उठाएं। अगर आप देश हित की बात करते हो तो इन मुद्दों को ज़रूर उठाएं। देखो, मुझे किसी पार्टी से वैर नहीं है, सब पार्टीज़ अपनी अपनी जगह पे सही है और बहुत जगह पे गलत भी हैं, सारी पार्टीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई दूध की धुली पार्टीज़ नहीं होती है, क्योंकि एक चीज़ पक्की है, पॉलिटिक्स एक दलदल है, जो इसमें चला गया। मैं खुद बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें राजा हरिश्चंद्र भी आ जाए ना और वो सोचे कि मैं देश का भला करूँ, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसे बने हुए हैं। यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, जिनके इंटरव्यूज़ थे, मतलब क्या मतलब मैं बता भी नहीं सकता यार क्या था। तो यासीन मलिक हैं, वो मिलिटेंट थे, उसके बाद वो बाद में जो भी उन्होंने अपना रुख चेंज किया, उनकी फ़ोटो किसके साथ थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ उनकी फ़ोटोज़ दिख रही है हाथ मिलाते हुए। आपकी अदालत शो, तो आपकी अदालत शो को होस्ट करते थे रजत शर्मा जी। तो रजत शर्मा जी वहाँ पे यासीन मलिक साहब करके बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो मिलिटेंट थे। तो उनको शो में बुला के साहब बोला जा रहा है, मनमोहन सिंह साहब उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, तो इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हो आप। एंड बिट्टा कराटे का इंटरव्यू सब ने देखा, ठीक है। उन्होंने मतलब इतनी बेहद ही वो कर दी थी, एक लाइन से खड़ के इतने लोगों को मार दिया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों को भी गोली मारी, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। उसके बाद 16-17 साल बाद रिहा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले या क्या था, जो भी हमारा सिस्टम है। तो हमारा कुछ एक सिस्टम ऐसा है कि कुछ नहीं किया जा सकता है, मतलब जो साफ एक दिख रहा है वो कबूल भी रहा है, उसके बाद भी उसको 16-17 साल बाद रिहाई मिल जाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो मतलब कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता है। सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन करेगा कौन, मेन बात वो है। तो यहाँ पे सिर्फ बातें होती हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जाती है, यहाँ पे किसी के इमोशनल सेंटीमेंट, मतलब हर एक चीज़ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, हर एक चीज़ पे, जो कि बहुत गलत है। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी हैं, सच को सच और गलत को गलत बोलना सीखो। तो मैं बस यही कहूँगा, बाकी यही है, हिंदुस्तान में हर एक तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, सब शांति से रहें। देखिए, नफ़रत का कोई हल नहीं है, आँख के बदले आँख तो सारा जहान अंधा हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नफ़रत से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए अब कौन आ रहा है, पहले नाटो कर रहे थे, अब यूक्रेन की मदद के लिए कोई तो आगे आया नहीं है। आधे से ज़्यादा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, लोग वहाँ पे अपने घर बार, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। जो अच्छे लाइफस्टाइल वाले लोग थे वो भी भिखारी बनने की कगार में आके हैं। तो युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता, युद्ध सिर्फ अपने पीछे मातम, लाशें, सन्नाटा छोड़ के जाता है। तो इन चीज़ों में प्लीज़ पॉलिटिक्स करना बंद करें, किसी के इमोशनल चीज़ों के साथ खेलना बंद करें। वो बिजनेस होगा, उनके लिए बिजनेस होगा, लेकिन लोगों को यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिला है जो आज तक नहीं पता था। तो प्लीज़ लोगों को वो चीज़ देखने दीजिए, पॉलिटिक्स बंद कीजिए। और अगर आपको देश हित की बात बोलनी है तो देश हित की बात आप हर एक पार्टी से अलग होके बोले। अगर आप एक पार्टी में होके दूसरी पार्टी को ब्लेम करते हो तो वो देश हित नहीं है, क्योंकि आपकी भी पार्टी सरकार में रह चुकी है।
तो वही मेरा बोलने का मतलब है कि सारी पार्टीज़ अच्छी है और बहुत जगह पे बुरी भी है। तो दूध का धुला कोई नहीं है, इस चीज़ को सोचें। बस दैट्स ऑल।